ऑलराइट, क्वेश्चन 4 का कोई एक पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कोई एक सबसे मुश्किल वाला पार्ट बता दीजिए, ताकि उसके बाद फिर आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम दोनों दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। जब हम लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, विच इज 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -5 वहां जाके, +5, 1 + 5 6, 2 वहां जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3, एंड 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 26। वालेकुम सलाम। सबसे पहले -1 वहां जाके +1 हो जाएगा, तो 26 क्या बन जाएगा, 27, और फिर 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 27/3 9। यहां तक तो साथ आपने कर लिया होगा ना। तो अगर ये 4 मार्क का भी क्वेश्चन है, तो कम से कम 2 मार्क्स तो आपको यहां तक सॉल्व करने के मिल जाएंगे। उसके बाद यू कैन नॉट राइट डाउन द आंसर टिल यू ड्रॉ अ नंबर लाइन। दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज मेरे लिए हैं, 3 और 9। 3 के ऊपर साथ मैं कैसा सर्कल बनाऊंगा, और लाइन कहां जाएगी, टुवर्ड्स टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। और 9 के ऊपर हॉलो सर्कल, और ये भी कहां जाएगा, टुवर्ड्स राइट। अब मैं कॉमन रीजन को क्या कर दूंगा, शेड। कॉमन रीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन रीजन किस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप खुद ही तो बता रहे हैं मुझे जवाब। x इज ग्रेटर देन 9। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं कि मुझे एंड वाली चीज से प्रॉब्लम है, तो मुझे बताइए, जब हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, और जब मैं एंड करके दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा था, तब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, वो वाली प्रॉब्लम नहीं हुई तब आपको, नहीं हुई। और अब तो सेम तो हैं दोनों, क्या फर्क है। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले पिछली क्लास के जैसा करेंगे रिवाइज, दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, 12 और 13। और फिर मुझे आज की क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना है, जो पास्ट पेपर्स में आपको बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 एज अ वार्म अप क्वेश्चन। शेरोज, इसको पढ़ते कैसे हैं, फिर आपने लेसर देन इक्वल टू बोला और बीच में एक वर्ड आप खा गए। यस, एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 14.5, यानी कि एक्स 14.5 के बराबर है या उससे, बराबर तो बोल दिया ना मैंने, या उससे छोटा है। ठीक है, एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 14.5। is 14.5 sana an integer, is this an integer? No, what are integers, मैंने लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखवाई थी। डोंट रेज योर हैंड, आई विल आस्क रैंडमली। होल नंबर्स लेस देन 14.5, कोई होल नंबर आप मुझे बता सकती हैं जो 14.5 से छोटा हो और होल नंबर हो। 13, और कैन आई राइट 14, 14.5 से तो छोटा ही होता है ना। 13 भी होता है, 12 भी होता है, 11, 10, 9, 8, कहां तक जाएंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड टिल नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन क्लोजेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्लोजेस्ट इंटीजर 14 होगा। यही चीज अयान अंसारी अगर मेरे पास लिखा हुआ होता एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14.5, तो क्लोजेस्ट इंटीजर क्या होता, 15 सबसे करीब होता, क्योंकि 14.5 से बड़ा सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर 15 होता है। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ऑल राइट, लेट्स डू पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू लिखिए। अगर एक्स
समहा एक इंटीजर है, तो सबसे बड़ी वैल्यू x की क्या हो सकती है अगर x एक इंटीजर है? 1 लेस देन 14.5। 14 सबसे बड़ा इंटीजर 14। 14 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है? 15। लेकिन फिर वो लेस देन 14.5 नहीं होता। तो लेस देन और इक्वल टू 14.5 का मतलब है 14, 13, 12, 11, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा? 14। पार्ट बी, मिकाइल उसने कहा इज लार्जेस्ट possible value if x is a prime number. Prime number, what are prime numbers? Abdullah, what are prime numbers? अपने में आते हैं और वन के टेबल में भी आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला आपसे पूछूं, नहीं वो तो आसान है, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा इंटीजर पॉजिटिव कितना होता है तो आप क्या बोलेंगे? 1। इंटीजर नहीं कह रहा मैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव 1। आपका क्या नाम था? 5। सबसे छोटा पॉजिटिव प्राइम नंबर 1। सात 2। सात 1 क्यों नहीं? आपने रीजन बताया तभी 1 नहीं है। क्या किसी को याद है मैंने क्या रीजन बताया था कि 1 क्यों नहीं हो सकता? जी जुनेरा, रिदा, रिदा यस। यस, प्राइम होने के लिए, किसी भी नंबर का प्राइम होने के लिए दो टेबल्स में आना जरूरी है। एक तो 1 के टेबल में आना जरूरी है और उसके अपने टेबल में आना जरूरी है। तो 1 तो सिर्फ 1 के ही टेबल में आता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी देता हूं ये प्राइम नंबर्स हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए। ठीक है, तो शायान खान 14.5 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है इनमें से? 13। लेकिन मैं 11 भी तो लिख सकता हूँ, 7 भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ 13 को करेक्ट करेगा, ऐसा क्यों? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट 13 है। नहीं आप सही कह रहे हैं, लार्जेस्ट 13 है। The largest prime number in this range is 13. रैशनल नंबर, ताहा रैशनल नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? जैनब, रदवा, जो नंबर्स फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं। तो लार्जेस्ट रैशनल नंबर, इसी को फ्रैक्शन बना दो, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये भी इंक्लूडेड है, इसी का फ्रैक्शन बना दीजिए। 14 होल 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 14, 28 प्लस 1, 29/2। दिस इज द लार्जेस्ट रैशनल नंबर इन दिस रेंज। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या ये भी एक फ्रैक्शन है? तो बस इसका फ्रैक्शन लिख दीजिए। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आता है ना आपको शेरोज इसको, ठीक है। इसका फ्रैक्शन बनेगा 29/2। जी साहब, इरैशनल नंबर्स स्पेशल नंबर्स होते हैं ये वाले, दीज आर इरैशनल नंबर्स। किसी का भी स्क्वायर रूट, लेकिन हाँ 4 का स्क्वायर रूट इरैशनल नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर होता है? 2। और 2 किसे कहते हैं? इंटीजर भी है और प्राइम नंबर भी है, लेकिन इरैशनल नहीं। ठीक है, खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है। सो वी आर डन विद ऑल द 3 पार्ट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बिफोर गोइंग टू पार्ट ए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए प्लीज। सॉल्व द इनइक्वालिटी।
27 minus 2x is less than or equal to 8. Zona, what shifting are you doing in your first step? उधर ले जाके माइनस कर रही हैं आप, तो इधर क्या बच रहा है आपके पास? ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं नेगेटिव 2x को उधर ले जाके पॉजिटिव कर दूं और 8 यहाँ ले आऊं? चलिए आप अपने मेथड से कर लीजिए, फिर यू माइट एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक एंड वील डिस्कस दैट. 27 minus 8 is less than or equals to 2x. What is 27 minus 8? 19. 19. अगर मुझे x निकालना है तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. 19/2. अगर मैं x पहले लिखता हूं तो इनइक्वालिटी किसको फेस करेगी? x को फेस करेगी. और अगर फाइक में 19/2 को होल नंबर में कन्वर्ट करता हूं तो ये होल नंबर में क्या बनेगा? हाँ, होल नंबर में क्या बनेगा? अभी तो आपने बताया. अगर आपको नहीं पता तो आप जल्दी से डिवाइड करके बता दीजिए. 2 80. तो क्या बना ये? 9 होल 1/2. तो बेसिकली ये मेरा आंसर है. अब जोना ने सॉल्व किया. जोना ने बोला सर मैं थोड़ी सी जिद्दी हूं, मैं 27 वहां लेके जाऊंगी. ऑल्दो आपने बहुत बार बताया कि एक्स पॉजिटिव रखना चाहिए, लेकिन मैं नेगेटिव ही रखूंगी. तो -2x बचा होगा जोना के पास यहां पर, और उसने किया होगा 8 माइनस 27. 8 माइनस 27 जोना के पास आया होगा -19. अब जोना ने क्या किया होगा? माइनस को माइनस से कैंसिल. अगर ये किया है तो बिल्कुल गलत किया है. -2 उधर ले जाके डिवाइड कर दिया. तो आपने क्या लिखा जोना? एक्स इज कैंसिल कर दिया आपने, लेकिन इनइक्वालिटी क्या लिखी है आपने? इनइक्वालिटी क्या लिखी है आपने? इनइक्वालिटी क्या लिखी है आपने? अभी क्या है इनइक्वालिटी? उर्दू वाला 7, जिसकी हमारी जिंदगी में कम है. समा को पता है हमारी जिंदगी में कम अहमियत होती है. ग्रेटर देन है, लेसर देन है? लेसर देन और इक्वल टू है. तो आपने क्या लिखा? एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू लिखा है ना. जबकि जब एक मैंने बताया था, जब एक नेगेटिव नंबर वहां जाके डिवाइड होता है, एज अ टीचर वी नो यू विल मेक दिस मिस्टेक, तभी हम कहते हैं कि एक्स को पॉजिटिव करो. जब एक नेगेटिव नंबर वहां जाके डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है, चेंज हो जाती है. ये बन जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. अब आप माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें तो आपका आंसर सेम आएगा. 9 होल 1/2. ठीक है. खैर, ये तो मैं सिर्फ जोना के लिए कर रहा था, तो ये मैंने मिटा दिया. लेट्स कम टू पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन. इट सेज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की सबसे छोटी वैल्यू बताओ कितनी है? और बच्चा समझते है वो इंटीजर मांग रहे हैं. इसका मतलब है एक्स 9.5 के बराबर है, बराबर भी हो सकता है, और 9.5 से बड़ा भी हो सकता है. तो यानी कि 9.5 या उससे बड़ा. तो सबसे छोटी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 9.5. 9.5. लेकिन सना, अगर क्वेश्चन बोलता सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है जो कि 9.5 या 9.5 से बड़ा हो? इज 9.5 एन इंटीजर? नो. एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.5. तो और ग्रेटर वैल्यू पे जाइए और बताइए इंटीजर क्या हो सकता है? 10. सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है? 10. 9.5 से बड़े इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 10, 11, 12, 13. लेकिन सबसे छोटा इंटीजर 10 होगा अगर वो पूछता इंटीजर. इस वक्त तो उसने सबसे छोटी एक्स की वैल्यू पूछी है, वो यही है.
वो यही है एक्स की वैल्यू 9.5। अच्छा अगले पार्ट में पूछिए, सबसे छोटा इंटीजर वो क्या होगा? नहीं मैं सिर्फ देख रहा था, वो 10 होगा, वो 10 होगा। ठीक है। अब क्योंकि मैंने लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करते वक्त आप लोगों से बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक्ड है ये टॉपिक, तो जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है प्लीज मुझसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिकॉर्डिंग लेना स्टार्ट कीजिए ताकि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए, बिकॉज दिस टॉपिक इज लिंक्ड विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, तो मैं ये एक चीज रिवाइज करवा देता हूं, जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो हमने कुछ लाइंस की इक्वेशंस निकालना सीखी। प्लीज ये मेरे साथ साथ बना लीजिए जल्दी से। बहुत तेज तेज बनाएंगे आप ये, भले थोड़ा सा गंदा बना दें लेकिन आप बहुत तेज तेज काम करेंगे अभी। नो स्लोमो प्लीज। डन। ऑलराइट, एक कोऑर्डिनेट मार्क कीजिए, 3,3 पे एक डॉट लगा दीजिए। उसके बाद 0,0 पे एक डॉट लगा दीजिए। एक डॉट 3,3 पे और एक डॉट 0,0 पे, एंड देन जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक लंबी सी लाइन बना दीजिए। आपकी मर्जी जितना एक्सटेंड करना है, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। नाम माइस। माइस आपने ग्रेडियंट निकालना कभी सीखा है? उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y = mx+। और इस फॉर्मूले में माइस दो अननोन्स क्या हैं जिनकी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो मुझे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। वो दो अननोन्स क्या हैं? ग्रेडियंट, वेरी गुड, m और c, एक्सीलेंट। अगर मुझे m और c मिल जाएगा तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट फर्स्ट। लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट फर्स्ट। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। जी, अगर आप लोग भूल गए हैं तो ये x1 था, सॉरी, हाँ, ये x1 कर लो, इसको y1 कर लो, इसको x2 कर लो और इसको y2 कर लो। ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कितना आ रहा है? विच इज, यस, आपका ग्रेडियंट आना चाहिए 3/3 या -3/-3, और वो कैंसिल होके 1 बनना चाहिए। ये सी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट को। प्लीज लुक एट द स्क्रीन। ये सी कहते हैं वाई इंटरसेप्ट को, क्योंकि ग्राफ दिया हुआ है, मैं सी निकालूंगा नहीं, मैं ग्राफ से चेक करूंगा। वाई इंटरसेप्ट को कहते हैं सी। वाई इंटरसेप्ट का मतलब वो पॉइंट, वो वाई की वैल्यू जहां लाइन किस एक्सिस को कट कर रही है? कहां कट कर रही है? 0 पे। तो सी 0 होगा। लेकिन अगर आपकी लाइन ऐसी होती, अब सी कितना है? 1।
अगर आपकी लाइन ऐसी होती, अब सी कितना है 5, तो सी उस y की वैल्यू को कहते हैं जहां लाइन किस एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है। तो नॉर्मली तो हम इक्वेशन के अंदर ये कोऑर्डिनेट पुट करके सी निकाल रहे होते हैं, लेकिन अब सी हम ग्राफ से देखेंगे, और ग्राफ से देखने पर हमें पता चला सी कितना है 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू, यस, m की जगह पे हम 1 डाल देंगे और c की जगह पे हम 0 डाल देंगे। m की जगह पर m की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू, वही लिखेंगे, y इज इक्वल टू x। ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो पहली लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू x। अब आप दो कोऑर्डिनेट्स और मार्क करेंगे और फिर आप उसकी इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट आप मार्क करेंगे -3, 1, और अगला कोऑर्डिनेट आप ये वाला मार्क करेंगे। अब्दुल्ला, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? वेरी गुड, 0, -3, 0, -3। x 0 है और y -3 है। बेटा ये जो वन वैल्यू है ये किसकी है? ये वन वैल्यू किसकी है सुनहरा? y की। और ये -1 वैल्यू किसकी है? और ये -2 किसकी है? y की। और ये -3 किसकी है? y की। तो आप y को 0 कैसे कह सकते हैं? जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन। पहली वाली लाइन का नाम मैंने कहा L1 है, और दूसरी वाली लाइन को मैं कह रहा हूं L2। अब हम L2 की इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन का फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें दो अननोन्स क्या होते हैं, m एंड c। सबसे पहले हम m निकालेंगे। लेट्स फाइंड आउट द ग्रेडियंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आ रहा है यहाँ ग्रेडियंट? ओके, अब आपकी मर्जी है भाई, आप इसको x1 कर दें, इसको y1 कर दें, इसको x2 कर दें, इसको y2 कर दें, and apply the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1। कितना आ रहा है ग्रेडियंट? आयान ने -4/3 कहा है, माइनस या प्लस? माइनस। और मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हुए बताया था, ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है, पॉजिटिव। ये लिखा हुआ है आपके रजिस्टर में जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। और ऐसी लाइंस का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो मैं निकाल भी देता हूं ग्रेडियंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -4/3। और रदवा इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है, -3। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे c किसके बराबर है, -3 के। तो अब मैं m के अंदर अगर m की वैल्यू डाल दूं और c के अंदर अगर c की वैल्यू डाल दूं, तो शायान खान मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? -4/3। हाँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -4/3 x प्लस, तो प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, -3। ये मेरे पास दूसरी लाइन की भी इक्वेशन आ गई। और अब आप बनाएंगे तीसरी लाइन।
एक कोऑर्डिनेट आप मार्क करेंगे 1,5 और दूसरा कोऑर्डिनेट आप मार्क करेंगे -5,1. Join them by a straight line. This is your third line, L3. Let's find out its equation. The formula is y is equals to mx plus c. The two unknowns, like always, are m and c. Let's find out the gradient first. y2 minus y1 upon x2 minus x1. One minus 5 upon -5 -1. 1 माइनस 5 कितना होता है? -4. और -5 -1 कितना होता है? -6. तो सबसे पहले तो आप माइनस को माइनस से कैंसिल कर दीजिए और 2 के टेबल से 4 और 6 भी कैंसिल कर दीजिए, तो आपका ग्रेडियंट 2/3 आएगा. ओके. अब मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन वापस को कहाँ कट कर रही है. 4 और 5 के कहीं बीच में, तो मैं खुद से 4.5 नहीं लिख सकता. आई कांट. इट कुड बी 4.1 और 4.2. तो यस, अब मुझे ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां मुझे सी खुद से निकालना पड़ेगा, कोई एक कोऑर्डिनेट पुट करके. मैं आसान वाला कोऑर्डिनेट यूज कर लेता हूं. मुझे आसान वाला कोऑर्डिनेट 1,5 लग रहा है. किस तरह निकालते हैं सी? ग्रेडियंट के अंदर ग्रेडियंट पुट कर देंगे और एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू, वाई के अंदर वाई की वैल्यू. ग्रेडियंट में ग्रेडियंट, एक्स में एक्स, वाई में वाई, आपको सी मिल जाएगा. फाइंड आउट सी. ओके जिमल. आप प्लीज स्क्रीन पे देख लीजिए. जब मैंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था तो मैंने बताया था बच्चे गलती क्या करते हैं. बच्चे इस 3 को वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. आप 3 को वहां पर तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक यहां पर एलसीएम ना ले लें. तो बजाय इसके कि आप एलसीएम लें, आप दूसरा ऑल्टरनेट मेथड यूज कर लें. आप पूरा 2/3 वहां ले जाकर 5 से क्या कर दें? माइनस. उससे आपको सी की वैल्यू, एलसीएम तो अभी भी लेना पड़ेगा. माइनस करने के लिए एलसीएम तो अभी भी लेना पड़ेगा. एलसीएम आएगा 3. जेबल ने शायद फिर मुझे गलत बताया था. सी, सी आ रहे 13/3, या आप होल नंबर में भी कर सकते हैं. तो इक्वेशन क्या बनेगी? यस, ग्रेडियंट में 2/3 पुट कर दिया और सी की जगह 13/3. तो ये मेरी इक्वेशन आ गई. So this was a quick recap of how we found equations in coordinate geometry. लेकिन this is not it. दोबारा से एक फ्रेश पेज पर एक बड़ा सा y एक्सिस और एक बड़ा सा x एक्सिस बना लीजिए.
और ये भी आप दोबारा से बहुत तेज तेज बनाएंगे। डन। ओके, पहले जो हमने ग्रिड बनाई थी उसमें मैंने कितनी लाइंस बनाई थी? तीन। और तीनों की तीनों लाइंस क्या थी? स्लांट। ऑल दीज थ्री लाइंस वर स्लांट लाइंस, जिनकी इक्वेशन हम निकाल रहे थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम स्लांट लाइंस नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे सबसे पहले वर्टिकल लाइंस। सबसे पहली वर्टिकल लाइन बनाइए जो एक्स एक्सिस को थ्री पे कट कर रही हो। सबसे पहली वर्टिकल लाइन बनाइए जो एक्स एक्स एक्सिस को थ्री पे कट करी हो। वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस इस फॉर्मूले से इक्वेशन नहीं बनाते। इस फॉर्मूले से इक्वेशन नहीं बनती वर्टिकल लाइन की। अगर आपकी वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को थ्री पे कट कर रही है तो माइस क्या आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या होगी? नहीं। फाइव। नहीं। सना। नहीं। सात। जीरो थ्री। एक्स इक्वल टू थ्री। अगर एक्स एक्सिस को थ्री पे कट कर रही है तो इसकी इक्वेशन आप डायरेक्ट लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक और वर्टिकल लाइन बनाइए। इस बार वाई एक्स एक्सिस को माइनस फोर पे कट करवाइए। तो सना इसकी इक्वेशन क्या होगी? जी कॉन्फिडेंस से बोलिए। फोर पे तो नहीं कट कर रही। एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। तो जब भी वर्टिकल लाइन होगी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे कितनी वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं? दो तीन और बना लीजिए और उसकी इक्वेशन लिख लीजिए अपनी मर्जी की तीन लाइंस। अपनी मर्जी की तीन लाइंस, लेकिन वर्टिकल होनी चाहिए। बना ली? क्या इन तीन लाइंस में से आपने एक लाइन कोई ये वाली बनाई है? नहीं बनाई। अगर मेरी वर्टिकल लाइन ये है वाई एक्सिस तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक्स पे जीरो पे कट कर रही है। तो ये पेपर में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं बना रहा हूं एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने कौन सी लाइंस की इक्वेशन निकालना सीखा? वर्टिकल लाइंस। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। ऑलराइट, सबसे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन में बना रहा हूं ऐसी। अब बताइए फाइक आपके हिसाब से इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन जो वाई एक्सिस को माइनस थ्री पे कट कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? यस, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। मैंने एक और बना दी जो वाई एक्सिस को वन पे कट करी है। वाई इज इक्वल टू वन। स्क्रीन पे मैंने दो बनाई है, आप अपने ग्राफ पे टोटल पांच बनाएंगे।
क्या पूछते थे आप बिला? शायान, सॉरी। ठीक है। अच्छा, आप, मैं तो यही चाहूंगा कि आप एक लाइन ये भी बनाएं जरूर, एक्स एक्सेस वाली, जिसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ रिवाइज करवाने का मकसद, अब जो पढ़ाना है लीनियर इनक्वालिटीज वो है। ये सब कुछ तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके। नाउ लीनियर इनक्वालिटीज में इसको कैसे अप्लाई करते हैं? दोबारा से एक ग्रेड बनाइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अगेन थोड़ा तेज तेज। सबसे पहले एक लाइन बनाइए y इज इक्वल टू 4 की। एक लाइन बना दीजिए y इज इक्वल टू 4 की। फिर एक लाइन बनाइए x इज इक्वल टू 1 की। x इज इक्वल टू 1 की। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया, ये डिजिट्स के अंदर मिक्स हो रहा है तो मैं इसको हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूं। x इज इक्वल टू 1 की लाइन। और तीसरी लाइन आप ये बना दीजिए, ओरिजिन से पास करती है, इट हैज टू पास फ्रॉम ओरिजिन। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इट हैज टू पास फ्रॉम ओरिजिन, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बना दीजिए। तो आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा बीच में, एक ट्राइंगल बन जाएगा बीच में। इस ट्राइंगल के अंदर आर लिख दीजिए, दिस इज रीजन आर, रीजन आर। ओके। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन आपको तीन लाइंस दे देगा, उन तीनों की इक्वेशंस भी दे देगा, नहीं देगा तो आप बना लेंगे, वो मसला नहीं है, इक्वेशन बनाना मैंने आपको सिखा दिया। क्वेश्चन बोलेगा तीन, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना क्योंकि ये बच्चों को मुश्किल लगता है। क्वेश्चन बोलेगा तीन इनइक्वालिटीज लिखो जो रीजन आर को सेटिस्फाई कर रही हैं। राइट डाउन थ्री इनइक्वालिटीज विच सेटिस्फाई रीजन आर। सबसे पहले हम तीन लाइंस में से इस लाइन को पकड़ लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन है। इस लाइन से आगे जो रीजन होगा वो ग्रेटर होगा, और पीछे जो रीजन होगा वो लेसर होगा। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस वर्टिकल लाइन से आगे जो वैल्यूज हैं वो क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं, सो ग्रेटर देन। और पीछे जो वैल्यूज हैं वो कम होती जा रही हैं, तो लेसर देन। अब मुझे बताइए, रीजन आर इस वर्टिकल लाइन से आगे है या पीछे? आगे। तो शायद ग्रेटर देन लगना चाहिए या लेस देन? ग्रेटर देन। मेरी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 1, इस पे इनइक्वालिटी लग जाएगी ग्रेटर देन 1, क्योंकि रीजन आर इस लाइन से आगे है। पीछे होता तो मैं क्या लगाता? लेस देन। तो मेरा पहला आंसर है x इज ग्रेटर देन 1। तो वर्टिकल लाइंस के लिए मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वर्टिकल लाइंस के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर आगे है रीजन तो ग्रेटर देन, अगर पीछे है रीजन तो लेसर देन।
ओके, तो मैंने वर्टिकल लाइन का तो आंसर लिख दिया, ये रहा। अगली मिकाइल कौन सी लाइन चेक कर लें हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करेंगे। पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निपटाएंगे क्योंकि ये आसान होती है। रीजन आर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले है। ओके ओके ओके। देखिए, जब वर्टिकल लाइन होती है तो आगे होता है या पीछे होता है रीजन? जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो ऊपर होगा या नीचे होगा? आगे कैसे हो सकता है सारा इससे? आगे तो फिर वो, खैर। तो शार्मी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कहां है मेरा रीजन आर? नीचे। तो मुझे बताइए, जब हम नीचे जाते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज? डिक्रीज। और जब हम ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज। अगर रीजन आर इस लाइन से नीचे है तो इनइक्वालिटी कौन सी लगनी चाहिए? आप खुद ही बोल रही हैं वैल्यूज डिक्रीज होती है नीचे जाते वक्त, तो क्या लगना चाहिए? ग्रेटर देन या लेसर देन? अगेन प्लीज स्पीक विद कॉन्फिडेंस। लेसर देन, क्योंकि वैल्यूज क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही है, तो लेसर देन लगना चाहिए। ऑब्वियसली लॉजिकली यही लगना चाहिए। तो मेरी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4, तो इज इक्वल टू की जगह मैं क्या लगा दूंगा? लेसर देन। y इज लेसर देन 4। मैं फिर से बता रहा हूं, जब वर्टिकल लाइन होती है तो आगे क्या होता है? ग्रेटर देन। पीछे क्या होता है? लेसर देन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऊपर क्या होता है? ग्रेटर देन। नीचे क्या होता है? लेसर देन। ओके, अब आ जाते हैं स्लांट लाइन पे। स्लांट लाइन में भी दो रीजन्स हैं। एक इसके ऊपर जा रहा है और दूसरा इसके नीचे जा रहा है। तो फाइक रीजन आर ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। तो इनइक्वालिटी क्या लगनी चाहिए? ग्रेटर ऊपर है तो ग्रेटर, नीचे है तो लेस। तो जो मेरी तीसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स, उस पर मैं क्या लगा दूंगा? y इज ग्रेटर, क्योंकि रीजन आर इसके ऊपर है, नीचे नहीं है, ग्रेटर देन एक्स। अच्छा, अब वो एक अलग डिबेट है कि सर इज इक्वल्स टू कब आता है और इज इक्वल्स टू नीचे कब नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में रेदा हिंट दी हुई होगी कि कब आपने इज इक्वल टू लगाना और कब आपने इज इक्वल टू नहीं लगाना। तो ये रीजन आर कितनी लाइंस के बीच में था? तो आंसर्स भी कितने होने चाहिए? 3। लेकिन पहले इनइक्वालिटी नहीं बनती। पहले क्या बनती है इन लाइंस की? पहले इक्वेशन बनती है, फिर इनइक्वालिटी बनती है। तो प्लीज एक नोट लिख लें अपने पास। We make the equations first, we apply inequality after making the equations. और ज्यादातर 3 इक्वेशंस वाला ही आता है पेपर में। 3 लाइंस होती हैं, उन 3 में से एक आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, वो कहते हैं 2 आप लिख दें। तो बस आपको देखना होता है रीजन आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, वॉटेवर। और राइट सा ना, रीजन आर इस वर्टिकल लाइन से कहाँ था? तो इनइक्वालिटी क्या लगेगी? ग्रेटर। रीजन आर हॉरिजॉन्टल लाइन से कहाँ है? नीचे, तो इनइक्वालिटी क्या लगेगी? लेसर। और रीजन आर इस प्लांट लाइन से कहाँ है? ऊपर, तो इनइक्वालिटी क्या लगेगी? ग्रेटर। एक और ग्रेड बनाइए, बस फॉर द लास्ट टाइम इन टुडेस क्लास।
ओके, ड्रॉ 3 लाइन्स जिनकी इक्वेशंस मैं नहीं लिख के दे रहा, इक्वेशंस आप खुद बनाएंगे। रीजन आर कितनी लाइंस के अंदर आ रहा है? 3 लाइंस के अंदर आ रहा है ना रीजन। तो इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए? 3। और इनइक्वालिटीज भी कितनी होनी चाहिए? सबसे आसान इक्वेशन लिखना किस लाइन की है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। शायान, इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज इक्वल्स टू -2, एक्स इक्वल्स टू या वाई इक्वल्स टू? ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है या वाई एक्सिस को? तो इसकी इक्वेशन भी एक्स इक्वल्स टू ही होगी। और रदवा इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -2। देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन तो डायरेक्ट आ जाती है, तो वो तो आपको डायरेक्ट लिख लेना चाहिए। मैंने आपको ऊपर लिखना भी सिखाई है, पता नहीं कितनी सारी सारी बनवाई थी। 5 वर्टिकल बनवाई थी, 5 हॉरिजॉन्टल बनवाई थी, तो वो इक्वेशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ये टेढ़ी लाइन की इक्वेशन निकालना। नशमिया, आप इस टेढ़ी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगी? जैसे किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला दैट? यस, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जिसमें दो अननोन्स क्या है? m एंड c। अब आप बच्चे बोलते हैं सर कोऑर्डिनेट्स तो आपने लिख के ही नहीं दिए। तो बेटा कोऑर्डिनेट खुद सोचिए कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। खुद से सोचिए क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये वाला अब्दुल्ला क्या होगा? 0,3। यस, दिस कोऑर्डिनेट इज 0,3। एंड जोनेरा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3,0। करेक्ट। So we have the coordinates 0,3 and -3,0. So let's find out the gradient. अब तक तो शायद किसी ने निकाल भी लिया होगा। Yes. y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो जोना में c की वैल्यू निकालूं या मैं ग्राफ से चेक कर लूं c कितना है? ये लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है? 3 पे कट कर रही है। तो उसका अगर y इंटरसेप्ट 3 है तो ये 3 बेसिकली किसकी वैल्यू है? इस फॉर्मूले में c की वैल्यू 3 है। गुड मॉर्निंग। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू, प्लीज डोंट राइट 1x, वी नेवर राइट 1x, वी राइट x। तो m की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूंगा और c की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू x+3। तो इस लाइन के ऊपर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू x+3।
बिफोर आई अप्लाई द इनइक्वालिटीज आई वांट यू टू अप्लाई द इनइक्वालिटीज। ये आंसर्स थोड़ी हैं, ये तो इक्वेशंस हैं। अभी आपको इन इक्वेशंस के ऊपर इनइक्वालिटीज लगानी है। खुद से लगाइए सोचकर, मुझे नहीं बताइएगा। ओके, देख लीजिएगा रीजन आर कहाँ है, आगे है उससे या पीछे है, ऊपर है उससे या नीचे है। सबसे पहले आपने मिकाइल कौन सी लाइन चेक की? हॉरिजॉन्टल लाइन। रीजन आर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कहाँ है? ऊपर है। ऊपर वैल्यूज इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज? इंक्रीज। तो इनइक्वालिटी क्या लगेगी? वेरी गुड, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की लगेगी, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। y इज ग्रेटर देन -2, पहला आंसर। माइस, अगर मैं ये वाली लाइन चेक करूं, रीजन आर इस लाइन से कहां है? हाईलाइट जो की हुई है, नीचे है। नीचे कहां है बेटा? ये अभी मैं अभी देखिए, ये हाईलाइट होती भी गई। रीजन आर इस लाइन से कहां है? ऊपर, यहां पे। आर यहां लिखा हुआ है ना, तो इस लाइन से रीजन आर कहां है? पीछे है। ठीक है, जब वर्टिकल लाइन होती है तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आगे या पीछे। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो या तो ऊपर या नीचे। अगर रीजन आर इससे पीछे है तो पीछे वैल्यूज क्या होती हैं? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। तो इनइक्वालिटी क्या लगनी चाहिए? यस, लेसर देन की इनइक्वालिटी लग जाएगी। एक्सेस लेसर देन -2। अब हम आ जाएंगे स्लांट लाइन पे। सारा रीजन आर। अब स्लांट लाइन में बच्चा गलती करता है, वो समझ में नहीं आता, उसको तो बकायदा यूं करके चेक किया करें आप। रीजन आर इस लाइन से नीचे है, तो इनइक्वालिटी क्या लगनी चाहिए? लेसर देन। y is lesser than x+3। प्लीज मार्क योर होमवर्क, पेज 106, क्वेश्चन 17, पार्ट ए बी सी। आपको सारी इक्वेशंस लिख के दी हैं, देखिए क्वेश्चन में सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ये भी लिखी हुई है y = 3। रीजन आर कहाँ, शेडेड रीजन कहाँ है? इस लाइन से नीचे है, तो इनइक्वालिटी क्या लगनी चाहिए? लेस देन। ओके, x = 0, शेडेड रीजन कहाँ है? इस लाइन से आगे, तो इनइक्वालिटी क्या लगनी चाहिए? ग्रेटर देन। फिर ये वाली लाइन y = 0, ये लिखी हुई है इक्वेशन, शेडेड रीजन कहाँ है? इस लाइन से ऊपर, तो इनइक्वालिटी क्या लगनी चाहिए? ग्रेटर देन। और माइस, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो शेडेड रीजन इस लाइन से पीछे भी नहीं है, आगे पीछे नहीं है, ऊपर है या नीचे है? नीचे है। तो इनइक्वालिटी क्या लगनी चाहिए? लेसर देन। तो बस पार्ट ए बी और सी कर लीजिएगा इसका। सिर्फ इनइक्वालिटी लगानी है, इक्वेशन तो क्वेश्चन में दीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।